हेलो बच्चों। नीट की प्रिपरेशन की सीरीज़ में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये एचसीवी के क्वेश्चंस हैं, सिंगल करेक्ट वाले। ठीक है, तो इनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी। देखो, a metallic resistor is connected across its battery if the number of collision of free electrons with the lattice is however decreased in the resistance. For example, by cooling it the current will, अब नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर डिक्रीज कर रहे हैं, कोलिजन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होगा, आपने डेल्टा वी तो उतना ही लगा रखा है, डेल्टा वी अपॉन आर, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो करंट विल इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टू रेजिस्टर ए एंड बी हैव द रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रेस्पेक्टिवली। आर ए की वैल्यू आर बी से छोटी है। द रेजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल्स आर आर ए, रो ए एंड रो बी। अब देखो, रेजिस्टिविटी का मटेरियल से रिलेशन है, रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये तो कंक्लूड कर ही नहीं सकते, ए बी से तो कंक्लूड ही नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो ए एंड रो बी। ये बात समझो कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर्स पे और मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक पे, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, रेजिस्टेंस। तो द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड रो बी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो देखो, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा इंटू रो, दैट विल बी ए कांस्टेंट, राइट। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो नन ऑफ दिस, ये बात समझो, सिग्मा इंटू रो इज कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड का हो गया डी। एज द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक रेजिस्टर इंक्रीज, टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब देखो, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी अभी हमने डिस्कस किया था, रो इंटू सिग्मा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सिग्मा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू उतनी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज़ कर जाएगी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो होगा क्या, रिमेन कांस्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी, द चार्ज इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर चार्ज का फ्लो, ये बैटरी है, इसके अंदर चार्ज का फ्लो ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज, अगर ये बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, वर्क इज़ डन बाय द सेल, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। याद रखो, अगर बैटरी वर्क कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, राइट। तो आप देखो, तो ऑलवेज नहीं कह सकता, ऑलवेज नहीं कह सकते, मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है और वर्क कर रही है। ठीक है, तो बी कह सकते हैं, ऑलवेज हम नहीं कह सकते, डज नॉट मूव भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू आइडियल बैटरी, मतलब बैटरी, आइडियल बैटरी का मतलब उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और हमने आर की एक बैटरी लगा, आर का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज इन डिक्रीज्ड, आर को मैं डिक्रीज़ करूँगा तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, आप इसको, अगर इसका ईएमएफ वी के बराबर है तो आप वी इसका बाई आर लगाओ। क्यों, क्योंकि v इज़ कांस्टेंट। अब देखिए, हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर एंड v इंटू आई। आप चेक करके रखा करो कि भाई ये करंट कांस्टेंट है या v कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो, इसमें v वोल्ट की बैटरी, ये कांस्टेंट है, दिस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे,
आर की वैल्यू अगर डिक्रीज़ कर गई तो पावर क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो द पावर विल इंक्रीज़, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ए करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टर, लेट K1 K2 रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन रेस्पेक्टिवली। अब K1 इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की देखो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। जब K2 आप देख रहे हो ये आयन के लिए है, आयन के लिए हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये वी की वैल्यू आयन के लिए लो होती है। अब हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी में ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वी का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी हाई कंपेयर टू आयन, ठीक है ना। तो K1 इज़ क्वाइट लार्ज कंपेयर टू K2, सही। तो हमारा आंसर सी हो गया। ये बात ध्यान रखो, इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। R and 2R का रेजिस्टेंस है, सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R इज़ R and 2R इन रेशियो। अब देखो सीरीज़ में करंट सेम होती है, I सेम होता है, तो अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, I² 2R, ठीक है। तो I² कट कर दो, R and 2R का रेशियो हो गया, 1:2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सीरीज़ में करंट सेम होती है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है हमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। रेजिस्टर R and 2R कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है आपने, ठीक है। द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R का रेशियो निकालना है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, V इज़ सेम, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे V²/R इज़ टू V²/2R, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया 1:1/2, दैट इज़ 2:1 का रेशियो हो गया, 2:1 का रेशियो B आ गया। तो यही बात समझनी है कि सीरीज़ में कौन सा फार्मूला यूज़ करें और पैरेलल में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम ईच हो गया, ठीक है। दीज पार्ट्स आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी। अब इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो 10 1/10 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5/10, दैट इज़ 1/2। अब इसको इन्वर्ट करोगे तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है, जितना चार्ज आता है उतना चार्ज जाता है, क्योंकि चार्जेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर में अगर आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हो और वापस उसी पे आते हो तो वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू 0। और पोटेंशियल बेसिकली है क्या, पोटेंशियल इज डेल्टा W पर यूनिट चार्ज, तो कंजर्वेटिव नेचर से ही आ रहा है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली करेक्ट, तो आंसर ए हो गया। 2 नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। नॉन आइडियल है, इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द EMF इज लार्जर देन आइदर ऑफ द 2 EMFs। EMF तो ऐड हो जाएंगे E1 + E2, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं E1 - IR1 प्लस E2 - IR2, ठीक है ना, क्योंकि वो करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द 2 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड हो गया, R1 + R2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बी स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट बी तो रॉन्ग हो गया, बी इज़ रॉन्ग, मतलब ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब ए इज़ करेक्ट, क्योंकि EMF जनरली बढ़ जाता है, हम लोग ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट जनरली EMF इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा R1 R2 कितना है एंड I की वैल्यू कितनी है। बट इस केस में हम आंसर दे सकते हैं ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ रॉन्ग, ठीक है। 2 नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सीरीज़ था और यहाँ पे पैरेलल आ गया। आर कंसिडर एंड स्टेटमेंट्स दिए हुए इन्होंने। इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द 2 EMF।
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात तो सही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कम होता है, क्योंकि जब आप आर कैलकुलेट करोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू दिस इज लेसर देन R1 एज वेल एज लेसर देन R2 भी होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेसर देन बोथ ऑफ देम, तो ये तो सही होगा ही। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट यहाँ पे है और यहाँ भी करेक्ट है। अब ए के बारे में सोचे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, ये हम नहीं कह सकते, दोनों से कम होगा ईएमएफ, ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इस तरह से हो जाता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस टाइप का फॉर्मूला मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ कि ईएमएफ दोनों से ही कम होगा। तो बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ रॉन्ग। सो आंसर हमारे पास आ गया बी इज़ करेक्ट, ए इज़ रॉन्ग, आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी स्मॉलर टू इंश्योर दैट इट डजंट गेट ओवरहीटेड। ओवरहीटिंग से वो मतलब नहीं है, इट डजंट ड्रॉ एक्सेसिव करंट। भाई बात सही है कि इसमें इसकी वजह से करंट में वेरिएशन नहीं आने चाहिए। इट कैन मेजर लार्ज करंट, इट डजंट एप्रिशिएबली चेंज द करंट टू द मेजरमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर एक रेजिस्टेंस आर है, इसे मेज़र करना है, आप एमीटर लगाते हो तो एमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो जो करंट है, वो करंट जो आनी चाहिए थी V बाई आर, वो अब कितनी आएगी, V अपॉन आर प्लस आर ए हो जाएगा। तो आर ए की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो करंट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो द आंसर इज़ इट डजंट एप्रिशिएबली चेंज द करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसको आप मेजर करने जा रहे हो वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज टू इंश्योर दैट, लार्ज होना चाहिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जिससे कि वो कम से कम करंट ले। इट डजंट गेट ओवर हीटेड, इससे मतलब नहीं, इट डजंट ड्रॉ एक्सेसिव करंट, ये हो सकता है। या इट कैन मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, इट डजंट एप्रिशिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। देखो आंसर डी भी हो सकता है और आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम डी को देंगे, क्योंकि ये भी एक केस हो सकता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। तो इट डजंट एप्रिशिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, बेसिक रीजन तो आप डी को ही दोगे, ठीक है। वैसे ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो। Consider a capacitor charging circuit. Let Q1 be the charge given to the capacitor in a time interval of 10 millisecond and Q2 be the charge given in the next 10 millisecond, ठीक है। तो चार्जिंग इस तरीके से होती है, करंट का चार्ज का वेरिएशन आपने पढ़ा होगा, चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ, Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस E2 माइनस T अपॉन टाउ, ठीक है। तो शुरुआत के 10 सेकंड में वो ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और बाद के 10 सेकंड में वो कम चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, राइट। शुरू के 10 सेकंड में वो ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, तो Q1 की वैल्यू ग्रेटर दैन Q2 हो गई, ठीक है। Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2, Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2, इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा। लेट 10 माइक्रोकूलम चार्ज टू बी डिपॉजिटेड इन ए टाइम इंटरवल T1 एंड नेक्स्ट, तो 10 माइक्रो, अब वो चार्ज को फिक्स कर रहा है तो शुरुआत में उसे टाइम कम लगेगा, शुरू के 10 माइक्रोकूलम में उसे टाइम कम लगेगा और बाद के लास्ट 10 माइक्रोकूलम में T2 की वैल्यू हाई होगी। तो T1 इज़ लेसर दैन T2 एंड Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2। T1, तो आपका आंसर बी हो गया, आंसर इज़ बी। तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास, सारे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसे आप ढंग से देख लो, एक बार कर लो। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप तुरंत इसे कमेंट पे लिखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।